नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सर्वे। प्रदेश में हावी है बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे। वोट वाइब के आंकड़ों से टेंशन में बीजेपी कांग्रेस। राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। प्रदेश भर से आई बहनों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। सीएम बोले, मुख्यमंत्री नहीं, भाई बनकर बहनों के साथ हूं खड़ा। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। 5 मौतें रिपोर्ट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। सभी अस्पतालों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रुड़की में रक्षाबंधन से पहले खूनी खेल। सगा भाई बना अपनी बहनों का कातिल। सरेआम की फायरिंग, पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या आरोपी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जहां बीजेपी तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए तैयारी में जुटी है, तो वहीं 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस की नजर भी सत्ता की कुर्सी पर टिकी है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच वोट वाइब का ताजा सर्वे सामने आया है, जिसने बड़ा खुलासा किया है। 2027 में कौन सरकार बना सकता है और वोटर का मूड क्या कहता है, इस ताजा सर्वे ने सब बयां कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 2027 चुनाव में कौन मारेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी हार। उत्तराखंड में बड़ा सर्वे, बड़ा खुलासा। सर्वे ने बढ़ा दी सियासी दलों की टेंशन। आंकड़ों का फेर, किसका बिगाड़ेगा खेल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प के तौर पर क्षेत्रीय दल यूकेडी को भी देख रही है। बनते सियासी माहौल के बीच वोट वाइब ने आगामी चुनाव को लेकर एक सर्वे किया है, जिसके आंकड़ों ने राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। सर्वे में प्रदेश की जनता से कई सवाल पूछे गए, जिसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए जबरदस्त चुनौती खड़ी हो सकती है। आखिर क्या कहती है सर्वे रिपोर्ट? प्रदेश की जनता ने सर्वे में किसे चुना और किसे नकारा है, पूरे विस्तार के साथ आपको बताते हैं आपको कि आखिर सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, और फिर इस आधार पर आप भी अनुमान लगाइएगा कि आखिर उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। दरअसल वोट वाइब ने अपने सर्वे में प्रदेश की जनता से सबसे पहला सवाल पूछा कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड सरकार के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं। तो इसके जवाब में 24.3% लोग पूरी तरह संतुष्ट दिखे। वहीं 14.8% लोग संतुष्ट हैं। 15.2% लोग ठीक ठाक बता रहे हैं। वहीं 23.9% लोग असंतुष्ट हैं। 14.2% लोग पूरी तरह असंतुष्ट हैं और 7.6% लोगों ने कहा कि वो फिलहाल अभी कह नहीं सकते। दूसरा सवाल कि क्या आपने तय कर लिया है कि वोट किसे देंगे। इसमें 52.5% लोग कह रहे हैं कि वो तय कर चुके हैं। 25.6% लोगों ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। 14.8% लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं। वहीं 7.1% लोग कह नहीं सकते। अगला सवाल जो लोगों से पूछा गया वो ये कि 2027 में कौन सी पार्टी जीतेगी। इसमें 39.7% लोगों ने कहा बीजेपी, 36.3% लोगों ने कहा कांग्रेस, 0.8% लोगों ने बसपा कहा, वहीं 9.2% लोगों ने यूकेडी और 0.4% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी। वहीं अगला सवाल पूछा गया कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसमें 28.2% लोगों ने पुष्कर सिंह धामी कहा, 4.8% लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुना, वहीं 10.6% लोगों ने अनिल बलूनी, तो वहीं 23.3% लोगों ने हरीश रावत को चुना और 16.6% लोगों ने गणेश गोदियाल, तो वहीं 1.4% लोगों ने सुरेंद्र सिंह कुकरेती को चुना। सर्वे के ये आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि इस सर्वे में किसी भी पार्टी या नेता के लिए स्पष्ट लहर नहीं दिख रही है।
21% लोग ऐसे हैं जो अब तक ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि वोट वो किसे देने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जो साइलेंट वोटर्स कहलाते हैं, जो सर्वे में भी कुछ खुलासा नहीं करते और ना ही किसी को अपने मत के बारे में बताते हैं। अब 21% लोग जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि आखिर इनका रुझान किस तरफ होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये वोटर्स किसी का भी खेल बना सकते हैं और किसी का भी बिगाड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इस सर्वे रिपोर्ट को फेक रिपोर्ट करार दे रही है। पहली बात तो जो ये सर्वे सोशल मीडिया पे तैर रहा है, इसकी सत्यता क्या है ये देखना पड़ेगा। ये जो सर्वे रिपोर्ट ये फेक रिपोर्ट ऐसा प्रतीत होता है। असली सर्वे रिपोर्ट तो आ चुकी है जनता की तरफ से, और कांग्रेस जो है इस टाइम जो है कम से कम 55% वोट लेके जो है भारी बहुमत से जीतने वाली है। ये सर्वे रिपोर्ट सब फेल होने वाली हैं, और ये अभी पता नहीं कितनी जो है फर्जी सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। इनसे कुछ नहीं होने वाला। जनता ने मन बना लिया है, और जनता जो है इंतज़ार कर रही है कि कब जो है तारीखों की जो है घोषणा हो और कब जो है हम चुनाव मैदान में जाएं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जो है बहुत पकड़ा है और बहुत दुखी हैं लोग। इन्होंने जो है चारों तरफ से लोगों को जो है मार दिया, इन्होंने महंगाई से मार दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार से मार दिया इन्होंने। कुल मिलाकर देखिए तो सर्वे रिपोर्ट के ये आंकड़े स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पा रहे कि आखिर 2027 में किसकी सरकार बनेगी और किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि अधिकतर वोटर्स ऐसे हैं जो अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। अधिकतर वोटर्स मतदान के दिन भी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ऐसे में फिलहाल इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये तय कर पाना कि किसकी सरकार बनेगी, ये जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन हाँ, इस सर्वे रिपोर्ट में ये जरूर नजर आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी तीसरे दल को जनता विकल्प के रूप में देख रही है। ऐसे में सवाल बरकरार है कि सर्वे के आंकड़ों का ये फेर किसका बिगाड़ेगा खेल। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में हुआ। इस मौके पर प्रदेश भर से आई बहनों ने सीएम धामी को राखी बांधी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं सीएम धामी ने भी बहनों का आभार व्यक्त किया और सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पावन पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश में कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गुरुवार को सीएम धामी चंपावत के धुरा में मातृशक्ति से संवाद करेंगे। सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही जनता से भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। वहीं दर्जा राज्य मंत्री हरिप्रिया जोशी ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहाँ पे हमारे जनपद चंपावत से संबंधित जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्य हैं, जो यहाँ की विकासपरक योजनाएं हैं, उनकी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और साथ ही जो यहाँ के स्थानीय हमारे महिला समूह हैं, उनसे भी सर का जो है एक कार्यक्रम रखा गया है। तो उसी के संबंध में, तैयारियों के संबंध में कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, सुदृढ़ रहे, उसके संबंध में आज भ्रमण किया गया। इसमें सभी हमारे स्थानीय यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि और नागरिक यहाँ पे उपस्थित रहे। धामी कैबिनेट ने देश के लिए बलिदान देने वाले उत्तराखंड के सभी वीर सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांव में स्थापित करने का फैसला लिया है। इसी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आजादी के बाद से देश की रक्षा में शहीद हुए 1845 वीर जवानों के पैतृक गांव में उनकी भव्य मूर्तियां लगाई जाएंगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को शहीदों की शौर्य गाथा और उनके बलिदान से रूबरू कराना है। साथ ही कल घोषणा मुख्यमंत्री कल कैबिनेट में एक चीज़ और हमने पास की है कि हर एक शहीद के पैतृक गांव में उसकी मूर्ति लगाई जाएगी सैनिक विभाग द्वारा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी की सोच का मैं आभार करता हूं, क्योंकि एक सैनिक के पुत्र हैं और ऐसी सोच एक सैनिक पुत्र की हो सकती है। ये काम भी हम करने जा रहे हैं।
कैबिनेट बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को भी मंजूरी दी गई है, जिसे लेकर पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अजय कोठियाल ने सरकार का आभार जताया। कोठियाल का कहना है कि रोजगार सेल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार सरकारी विभागों और निजी कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। साथ ही अग्निवीरों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं और स्वरोजगार की जानकारी दी जाएगी और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिससे रोजगार से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हो सके। एक तो ये सेल इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सभी की तरफ से कि इसमें जो मॉनिटरिंग होगी इसकी कार्य की शुरू में, क्योंकि ये एक नया ट्रायल प्रपोजल प्रोजेक्ट है, वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटेरिएट है उसके तहत में होगी। इसमें जितने अग्निवीर इसके लिए अप्लाई करेंगे और इसके जरिए जो यूटिलाइज करेंगे अपने भविष्य में अपने को सेट करने के लिए, वो एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा अग्निवीर रोजगार सेल। अग्निवीर रोजगार सेल में आर्मी और प्रशासनिक सेवा के एक दो अधिकारी होंगे, ताकि दोनों का समन्वय मिलकर के इस योजना को आर्मी की एक्सपीरियंस और सिविल समाज में जब वो एक्सपीरियंस वाले जा रहे हैं आर्मी के, वो कैसे एडजस्ट हो सके वो करा जाएगा। राजधानी देहरादून में हर साल की तरह इस साल भी शिव बारात शोभा यात्रा को निकाला गया। कार्यक्रम का आयोजन टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल ने किया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। बता दें कि शोभा यात्रा में भव्य रूप से सजाई गई भगवान की झांकियां निकाली गई। वहीं नगर परिक्रमा के दौरान भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिव बारात की शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने सालों से इस यात्रा का आयोजन कर रही टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल की सराहना की। मैं सबसे पहले तो आज जो टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, भव्य यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। राजधानी ने अपने संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर का जो शिव बारात है, नगर परिक्रमा है, भक्तों को कल्याण के लिए बाबा का जो यात्रा का प्रारूप है, टपकेश्वर सेवा दल के सानिध्य में दिव्यता, भव्यता और सजावट के साथ भगवान के अनेक अनेक स्वरूपों के साथ सबके कल्याण के लिए दर्शन देने के लिए बाबा चल रहे हैं। पौड़ी के संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक राजकुमार पौड़ी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां महिलाओं ने विधायक पौड़ी को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, लखपति दीदी योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम समेत महिलाओं के अधिकारों और उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी को लेकर भी चर्चा की गई। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई है सभी गांवों से और छोटा सा हम लोगों ने आग्रह किया था और सब गांवों से उपस्थिति पूरी आई है, बल्कि अधिक संख्या में लोग आए हैं अपेक्षा से ज़्यादा। और अगली बार हम बहुत बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, ताकि और बहनों को भी हम बुला सकें जो इस समय छूट गए हैं, जो गाँव छूट गए, जो बहनें छूट गई हैं, उनको भी अगले साल हम फिर से बुलाएंगे। आज हमारे इस क्षेत्र विधानसभा पौड़ी के लोकप्रिय विधायक के द्वारा यहाँ पे हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया और जिसमें हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पे महिलाएं उपस्थित रही और अलग ही यहाँ पे उत्साह महिलाओं के को देखने का यहाँ पे मिला। और हमारे जो उत्तराखंड है, पूरे विधानसभाओं में यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है।
रुद्रपुर में हुए किसानों के धरना प्रदर्शन ने अब सियासी रंग ले लिया है। किसानों के आंदोलन को कांग्रेस नेता जगदीप सिंह विर्क और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने भी समर्थन दिया है। दोनों नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि किसान लंबे समय से अपनी समस्या को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। वहां पर जो मेन मांगे उनकी थी, सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों में किसानों के ट्यूबवेल के जो बिल हैं वो फ्री किए गए हैं, वहाँ पर बिजली का बिल नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ी मांग किसानों की यही थी कि हमारे बिलों को माफ़ किया जाए दूसरे प्रदेशों की तरह। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी मांग जो थी वो एक MSP पर खरीद, जो हमारी फसलों को टाइम पे समय पर खरीदा जाए, वो सबसे बड़ी मांग है। किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से हम इस किसानों के साथ, हम इस मांग में इनके हम समर्थन करते हैं और इनकी जो जायज़ मांगे है सरकार को माननी चाहिए, इनको MSP दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के तर्ज पे जो बिजली, ट्यूबवेल का बिजली फ्री है, और यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी किसानों को जो है ट्यूबवेल का बिजली का बिल जो है फ्री कर देना चाहिए। हल्द्वानी के बूथ पार्क में UGC कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने बिल को वापस लेने की मांग को उठाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रस्तावित UGC कानून समानता को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो सभी वर्गों के साथ चर्चा करे, साथ ही समान शिक्षा, समान अधिकार और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले समाज का निर्माण करे। स्वर्ण शक्ति संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि जो UGC जैसा काला कानून हम स्वर्णों पे जो सरकार ने थोप दिया है, और जो सरकार की नीयत, इससे मंशा साफ होती है कि स्वर्णों को कैसे दबाया जा रहा है। आज स्वर्णों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि हर गरीब आदमी को आरक्षण मिले, हर सामान्य वर्ग को आरक्षण, सबको समान देख करके आरक्षण मिले, ना कि जाति देख कर आरक्षण मिले। हमारा किसी SC ST या किसी अन्य से किसी कोई झगड़ा नहीं है। केवल हम अब ये कानून, काले कानून को वापस लेने के लिए कह रहे हैं और साथ में UGC जैसा काला कानून को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से करीब 5 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने मृतकों में अन्य गंभीर बीमारियों की भी मौत की वजह बताया है। उनका कहना है कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के करीब 40 मामले सामने आए हैं। इनमें से 27 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि अन्य मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने सभी अस्पतालों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य स्तर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील हो रही है। अभी जो स्थिति ये है कि टोटल 40 मरीज अभी तक आए हैं, जिसमें 5 की डेथ हुई है, 27 जो है रिकवर हो चुके हैं। बाकी अभी जो है वो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में भर्ती है। तो जैसे एक्चुअली हमने तो हालांकि कल ही चीज़ों का संज्ञान लेते हुए और अपनी तरफ से दिशा निर्देश सभी को जारी कर दिए थे हॉस्पिटल इंचार्ज को। कल शाम को स्टेट से भी एडवाइजरी हमें प्राप्त हुई है। उसके क्रम में आज फिर पुनः एक लेटर, संशोधित पत्र जो है वो जारी किया जा रहा है, जिसमें कि मेन रूप से फ्लू क्लिनिक का संचालन करना और आइसोलेशन बेड जो है वो चिन्हित करना अस्पतालों में, ये मेन है। बाकी जितने भी जो मेडिसिन्स या मास्क है, सैनिटाइजर है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, PPE किट की सुनिश्चितता उपलब्ध करना। तो उसमें हमने प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस भी अपने स्तर से शुरू कर दिया है। कि कोविड टाइम से हमारे मेडिकल कॉलेज में इस्टेब्लिश है और RT-PCR इज़ द स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोजिंग एनी इन्फ्लुएंजा। इसमें भी उसी के यूज़ होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो इसके अलावा जब ट्रीटमेंट का पार्ट आता है तो ट्रीटमेंट से और जो प्रिकॉशंस लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग N95 मास्क, PPE किट्स, जो वायल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है। ICU बेड्स से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में कम से 130 ICU बेड्स हैं जो फुल्ली इक्विप्ड हैं टू हैंडल एनी क्राइसिस। मसूरी में संस्कृत दिवस के मौके पर श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली लंढौर से शुरू होकर लाइब्रेरी चौक पर खत्म हुई। रैली में आए छात्रों ने लोगों को संस्कृत भाषा के महत्व को बताया। साथ ही लोगों से संस्कृत हफ्ते के तहत सरल संस्कृत शब्दों और वाक्यों को इस्तेमाल करने की अपील की गई। सबसे पहले तो संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, जो हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसका प्रचार प्रसार
दूसरा हमारे जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय ज्ञान है, परंपराएं हैं, उनको उनके संवर्धन के लिए जिस तरीके से हमारे बच्चे और हमारे जो संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार से ठीक पहले एक भाई ने रिश्ते को तार-तार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कलयुगी भाई ने अपनी 2 सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को महज 10 से 15 मिनट में अंजाम दिया। घटना में जीजा भी घायल हुआ है, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। रक्षाबंधन से पहले खून का खेल, बहनों का रक्षक भाई बना उनका हत्यारा। सगे भाई ने अपनी बहनों को मौत के घाट उतारा। कलाई पर राखी नहीं, बहनों के खून से सने हाथ। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा बहन का सुहाग। रक्षाबंधन से ठीक पहले एक भाई ने खूनी खेल खेला है। अब तक बहनों की रक्षा की कसम खाता आया भाई अपनी बहनों का कातिल बन बैठा है। यह सनसनीखेज मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मंगलवार देर शाम एक युवक ने 2 अलग अलग जगहों पर अपनी सगी बहनों पर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना में एक बहन का पति भी घायल हुआ है। जीजा की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विकी ने पहले ही रिक्शा से अपने घर गणेशपुर जा रही 50 वर्षीय बहन संगीता पर फायरिंग की। गोली लगने से संगीता की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद आरोपी पनियाला रोड स्थित गली नंबर 5 पहुंचा, जहां उसने किराए पर रह रही 48 वर्षीय बहन पुष्पा पर उसके घर के मेन गेट पर ही फायर झोंका। गोली लगने से पुष्पा ने भी अपने दरवाजे पर दम तोड़ दिया। इस दौरान उसके पति को भी गोली लगी। कलयुगी भाई ने यह खूनी खेल महज 10 से 15 मिनट में खेला। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपने बहनों के बर्ताव से नाखुश था। वारदात को अंजाम देने से पहले विक्की अपने एक दोस्त के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। दोस्त की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि विक्की बाइक पर सवार होकर रुड़की पहुंच गया, जहां उसने अपनी दोनों बहन और जीजा पर गोलियों को बरसाया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी का नाम कुछ साल पहले पेपर लीक में भी सामने आया था। वो इस मामले में जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद से गांव में खेती-बाड़ी कर रहा था। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड के साथ ही परिवार से जुड़े विवादों की भी जानकारी जुटा रही है। इसकी 2 बहनें संगीता और पुष्पा का पति संदीप जो साथ रहता था उसके, इन पर फायर किया गया रुड़की में, जिसमें कि फायर लगने की वजह से संगीता और पुष्पा की मृत्यु कारित हुई। और जो संदीप है फायर उसको भी लगा और उसको यहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद में उसको एम्स रेफर किया गया, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल रात को ये घटना के कुछ समय बाद ही जो इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। चुड़ियाला से अपने गांव से अरेस्ट हुआ और इसकी कस्टडी से 315 का सीएमपी तमंचा मिला और 6 खोखे मिले जो इसने फायर किए थे। और जो इससे पूछताछ हुई है, पूछताछ में इसने ये बताया कि इसकी जो 2 बहनें हैं, उन बहनों के चरित्र पर इसको शक था और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताया गया। और इसका ये कहना था कि उनके चरित्र की वजह से हमारे परिवार का समाज में नाम खराब हुआ। फिलहाल हत्या के पीछे की वास्तविक वजह साफ नहीं हो पाई है। हालांकि इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में चर्चा इस बात की है कि जिस भाई की कलाई पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधना था, उस भाई के हाथ उन्हीं बहनों के खून से सन गए हैं। उधर अस्पताल में बहन का सुहाग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सर्वे, प्रदेश में हावी है बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे। वोट वाइब के आंकड़ों से टेंशन में बीजेपी कांग्रेस। राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। प्रदेश भर से आई बहनों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र।
सीएम बोले मुख्यमंत्री नहीं, भाई बनकर बहनों के साथ हूं खड़ा। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। 5 मौतें रिपोर्ट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, सभी अस्पतालों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रुड़की में रक्षाबंधन से पहले खूनी खेल, सगा भाई बना अपनी बहनों का कातिल, सरेआम की फायरिंग, पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या आरोपी।